हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? अपने अध्याय 2 को फिनिश कर चुके हैं। अब आएंगे अपन अध्याय 3 पे। किस पे आएंगे अपन? अध्याय 3 पे। अध्याय 3 जो रहेगा आपका अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 3 रहेगा आपका धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये हो जाता है आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब क्वेश्चन है इसमें, अपने एसी धातु का एग्जाम्पल देना है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपको? फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एसी धातु का एग्जाम्पल होना चाहिए कमरे के ताप पर द्रव्य होती हो। जो कैसी होती हो? अपने से बोलेंगे निम्न धातुओं के उदाहरण। निम्न धातुओं के उदाहरण जैसे कि कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। पहला वाला क्वेश्चन है आपका ए वाला, कमरे के ताप पर क्या होती है भाई? द्रव होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? ये क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ मैं अभी। क्या लिख पा रहा हूँ? आपके क्वेश्चन, ताकि आप क्वेश्चन लिखने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएंगे। ठीक है ना? अभी अभी क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आप देखिएगा, कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वी वाला यहीं से लिख देते हैं अपन। बी में कह रहा है वो, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से काटा, चाकू आसानी से काटा जा सकता हो। ठीक है, सेकंड वाली धातु बताना जो चाकू से क्या हो जाती है, आसानी से इसे अपन काट सकते हैं। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन आ जाता है आपका। सी वाला कौन सा क्वेश्चन है? सी वाला क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है, अब आपका हो जाएगा डी वाला, ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक। चारों क्वेश्चन है, चारों के ही अपने आंसर देने हैं। तो मैं यहाँ पे सभी के आंसर लिख देता हूँ। सबसे पहले ए वाले का लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा है यहाँ पे? उत्तर।
सबसे पहले अपन लिख रहे ए वाले का, तो पहले वाले का आंसर है आपका पारा। बी वाले का आंसर आपका क्या होता है? सोडियम। थर्ड सी वाले का आपका आंसर है चांदी और आयरन, चांदी व आयरन। और डी वाले का जो आपका क्वेश्चन है एस्टेटिन, क्या? एस्टेटिन। कोई दिक्कत? इतने आंसर है आपको, सभी के मैंने आंसर आपको बता दिए, पारा, सोडियम, चांदी और एस्टेटिन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो धातु के नाम बताइए प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कितने धातु के नाम बताने हैं अपने? दो धातु के। प्रश्न है आपका सेकंड वाला, दो धातुओं के नाम बताइए, दो धातु के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो धातु के नाम बताइए प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो अपन इसका बहुत ही सिंपल साधारण सा उदाहरण है, सभी को पता भी है। इसका उदाहरण हो जाएगा सोना और चांदी। सोना और चांदी इसका आंसर है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या रहता है? टाइटेनियम को रणनीति धातु क्यों कहा जाता है? टाइटेनियम को रणनीति धातु क्यों कहा जाता है? ठीक है, टाइटेनियम को रणनीति धातु क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे मेन चीज जो टाइटेनियम में होती है बहुत ही कड़ी धातु होती है। इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है और ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। विद्युत में ऊष्मा की अच्छी चालक होती है और ये हल्की होती है और जंग को रोकने वाली होती है और ये विमान जहाजों में प्रयुक्त की जाती है अन्य प्रकार की युद्ध सामग्री बनाने में। इसको देखिए, टाइटेनियम को रणनीति धातु कहने का मेन उद्देश्य क्या है, इसके मैं गुण बता देता हूँ, फिर आप खुद कह दोगे इसे क्यों कहा जाता है। टाइटेनियम को रणनीति धातु क्यों कहा जाता है, इसके अपन बता देते हैं क्यों कहा जाता है। जो टाइटेनियम में, क्या? टाइटेनियम, ठीक है। अब टाइटेनियम के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसके बारे में अपन लिखेंगे। तो टाइटेनियम में सबसे इसके कुछ गुण बता देता हूँ। सबसे पहले तो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? ये चालक होती है। विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? ये अच्छी चालक होती है। फिर इसकी सेकंड खूबी है ये हल्की होती है। थर्ड खूबी है इसकी जंग प्रतिरोधक होती है। जंग प्रतिरोधक होती है। और थर्ड फोर्थ इसकी क्वालिटी में बता देता हूँ आपको, मतलब जंग की प्रतिरोधकता जो होती है इसकी कैसी होती है? जंग प्रतिरोधकता उच्च होती है।
ये इसकी मैं फोर्थ तो बता देता हूँ आपको। फोर्थ क्या होती है इसकी, विमानों और जहाज़ों में। विमान और जहाज़ों में क्यों किया जाता है इसको उपयोग, क्योंकि ये हल्की होती है, इसमें वजन कम होता है और मजबूत होती है। और एक और क्वालिटी है युद्ध सामग्री बनाने में। देखिए इसके अपन बड़ा चढ़ा के लिए टाइटेनियम धातु, इसके इतने सारे गुण हैं, इसलिए इसे टाइटेनियम को रणनीति धातु कहा गया। ठीक है ना। आप इसे बड़ा चढ़ा के देखिए। टाइटेनियम बुद्ध ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, ये हल्की होती है तथा ये इसकी जो जंग प्रतिरोधकता वो क्या होती है, उच्च होती है। तो विमानों एवं जहाजों में इसका उपयोग, विमानों एवं जहाजों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और इसका युद्ध की सामग्री बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसे रणनीति धातु कहते हैं। होगा यार, कोई दिक्कत आ रही क्या? आने भी नहीं चाहिए जब इतनी सरल तरीके से समझा है मैंने। अब क्वेश्चन है आपके पास कि अभिक्रिया का अपने समीकरण लिखना है। कुछ अभिक्रियाएं दी है अपने, क्या दी है? अभिक्रियाएं। अपने यहां से क्वेश्चन आ जाता है आपका फोर्थ वाला, निम्न अभिक्रिया के लिए हमें क्या लिखना है? समीकरण लिखने हैं। निम्न जो अभिक्रिया दी है आपको, इनके क्या लिखने हैं? समीकरण लिखने हैं। ठीक है ना। निम्न अभिक्रिया के लिए हमें क्या लिखना है? समीकरण लिखना है। अब समीकरण बन के, जैसे आपके भाप के साथ आयरन, किसके साथ? फर्स्ट वाली अभिक्रिया है आपका, मान लो भाप के साथ आयरन। भाप के साथ क्या? आयरन। यानी आयरन का सूत्र क्या होता है? मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि साइंस को पढ़ने से पहले बहुत सारे रासायनिक नाम याद करो। यही बोलता हूं बार बार मैं, रासायनिक नाम याद करो, रासायनिक नाम याद करो, लेकिन आप नहीं समझते हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना करवाने के लिए। अब आयरन की बात चल रही, भाप। भैया भाप जो होती है वो पानी की होती है, पानी से ही क्या बनती है? भाप। अब अपने भाप का आयरन की बात चल रही है, तो आयरन का सूत्र क्या हो जाएगा आपका? Fe। पानी की मात्रा अपन ने कितनी ले ली इसमें? जो पानी आपका H2 होता है, इसकी अपन क्रिया कर, अपन संतुलन करने के लिए अपन क्या करते हैं? यहाँ पे अपन ने ले लिया 2, तो यहाँ पे लिया अपन ने 3, क्योंकि अपन इसे संतुलन करने के लिए अपन ने यहाँ पे बढ़ा लिया है। देखिए 2F ही है, बहुत अच्छी बात है। Fe कितने हैं? 2। अब अपन क्या करेंगे? इसकी भाप के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो Fe आपका ये 2 उठ के आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा आपका Fe2। ठीक है ना। अब O कितने आपके पास? 3 है। कितने हैं आपके पास? 3 O है। जो यहाँ लिखा है आपका ये 3, तो यानी H 3 2 6 है, और O आपके कितने हैं? 3। ऐसे आपको इसको याद करना सीखना पड़ेगा। ये देखिए 3 दूनी 6, यानी H 6 है और O कितने हैं आपके? सिर्फ 3। यदि यहाँ पे 2 लगा हुआ तो 3 दूनी 6 O हो जाते आपके। ठीक है। तो अपने करना क्या है ये ध्यान में दीजिए कि भैया यहाँ के 3 O थे, तो अपने इसको लिख लिया, ये उठ के चला गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके O भी 3। बचा कितना आपके पास? 6 H2 बचे हैं। कितने H2 बचे हैं? 6।
तो आप इसे दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो आप लिख सकते हो इसे H6, या फिर आप लिख सकते हो इसे आप 3H2। ठीक है ना। हाँ, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है इसका एक के बाद बी, इसी में क्वेश्चन में अपन आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। ये किसका सूत्र है? आयरन का। बहुत अच्छी बात है, ये हो जाएगा आपका जलिया पानी। और ये आपके जो बन के आता है वो क्या आता है? वो आता है आपका आयरन ऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसे कह रहे हैं जल के साथ कैल्शियम या पोटेशियम। जल के साथ कैल्शियम ले लो या पोटेशियम ले लो, तो ये हो जाता है आपका के, क्योंकि उसने कैल्शियम का बोला। ठीक है, के। पानी आपने ले लिया H2O, यहाँ पे आपने 2 लिया, तो इसे कितना ले लिया आपने? इसे भी 2। अपन अपने आवश्यकता के हिसाब से इसे ले सकते हैं संतुलन, रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए। देखिए अब आपका के उठ के कहाँ जाए? आगे, तो ये हो जाएगा आपका K2। क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, 2K है तो 2K को बेशक का वैसे ही रहने दो। वो कितने आपके पास? 2 है, तो ओ भी अपन यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये 2 के थे तो ये 2 के वैसे के वैसे। ओ कितने हैं आपके पास? देखिए ये 2 ओ है, और एच कितने हैं? 2 दूने 4, इन दोनों का गुणा हो जाता, 2 दूने 4, एच आपके पास 4 है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे एक एच और लिख लेते हैं। अब आपके पास कितने? 4 थे, तो चलिए कितने एच गए आपके पास? 2 एच चली गए यहाँ पे। अब एच कितने बचे आपके पास? 2। तो अपन इससे रख सकते हैं H2 प्लस ऊष्मा। ठीक है ना। मैं आपको इसे अलग अलग करके बता देता हूँ एक बार, ये कैसे होता है। कैसे होता है देखिए, के ले लिया, के क्या हो जाएगा आपका? पोटेशियम। क्या हो जाएगा आपका? पोटेशियम। और ये हो जाता है आपका जल, और ये आपका हो जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। अब सबसे मेन चीज हो जाएगी आपकी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ समझना, एक बार बता दो कि आपका पोटेशियम लेना था हमने, के ले लिया। जल लेना था तो अपन ने H2 ले लिया, यहाँ O ले लिया। ठीक है, तो 2 इसके साथ लगाया तो 2 अपन ने इसके साथ भी लगा दिए, इसको संतुलन करने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, 2 के कितने आपके? 2, तो इसके आगे उठा के लगा दिए तो आपकी 2 के बेसा का बेसा। O कितने आपके पास? 2 दूने 4, तो एच है आपके पास। यहाँ पे जो ये संख्या रहती है नीचे वाली, जो ये लटका हुआ जो दिखता है आपको, इसका ये पहली वाली संख्या में गुणा हो जाता है, तो वो उसका, यदि यहाँ पे 3 होता, 3 दूनी 6 हो जाता। आई बात समझ में? ध्यान दीजिएगा इसी, यदि यहाँ पे 3 होता, 3 दूनी 6 हो जाता, लेकिन 2 दूने अभी कितना है आपका? 4। ये के ले लिया, H2 ले लिया, यहाँ 2 लगाया तो यहाँ भी आपने 2 लगा दी। अब देखिए आपके जो के कितने हो जाएंगे? 1 के और 1 के। वो कितने हैं? 2 दूने 4, 1 2 3 और ये 4। वो कितना हो जाएगा? वो बेसा का बेसा। अब क्या कर रही है? के 2 है, तो यहाँ पे 2 के अपन ने एक साथ लिख दिया है। वो आपके देखो यहाँ पे 2 लगा है, इसका मतलब ओ कितने हैं आपके? 2। तो ये 2 है आपके पास, दोनों ही ओ को अपन ने अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसके गुणे में भी है 2 और इसके गुणे में भी 2, तो यानी ओ भी 2 होगा और के भी 2 होगा। एच कितने अपने? 4 है, तो आपने एक एच यहाँ पे लिख दिया। यहाँ के 2 एच आ गए, बच्चे कितने यहाँ पे? 2 एच, तो अपन ने उसे लिख दिया H2। ठीक है, अब बचे क्या आपके पास? ऊष्मा। क्या बचे आपकी? ऊष्मा। ठीक है ना। आगे बात समझ में, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। अब क्वेश्चन है, अगाध वर्धित तथा तन्य का अर्थ बताइए। क्वेश्चन क्या आपके पास? अगाध वर्ध तथा
तन्य का अर्थ, आघात वर्ध से तन्य का अर्थ। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं आघात वर्ध क्या होता है, ठीक है ना। आघात वर्ध क्या होता है, आघात वर्ध, ठीक है ना। आघात वर्ध का मतलब होता है अपन जो चादर वगैरह जो होती है ना, जो धातुएं होती है, इन्हें पीट पीट कर अपन क्या बनाते हैं, मतलब ठोक ठोक के अपन इनको क्या बनाते हैं, चादर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चादर बनाते हैं। जैसे गोल लोहा है उसको ठोक ठोक के अपन एक चादर के रूप में बना दिया है। तो अपन इसे कैसे लिखेंगे, धातुओं को, किसका, धातुओं को पीट कर चादर बनाई जाती है। इस गुणधर्म को आघात वर्धी कहते हैं, ठीक है ना। आघात वर्धी कहते हैं। अब हो जाता आपका क्या, तन्य। तन्य क्या होता है, तन्य है आपका तार के रूप में खींचकर, धातु को खींचकर, धातु को खींचकर यानी तार की तरह, तार की तरह तार की तरह बनाई जाती है और यही आपका तन्य कहलाता है, ठीक है। यही आपकी तन्य कहलाती है, ठीक है ना। अब आपके 5 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। क्या रहता है कि सोडियम जो होती है वो क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है। इसको मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ कि सोडियम क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है। क्या कर लेती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दे तो ये आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अपन बोलेंगे सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। क्या होती है, सोडियम बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होती है। जिसके कारण
जिसके कारण ये क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है। क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। इससे हवा में खुला छोड़ने पर, क्या करने पर, हवा में खुला छोड़ने पर क्या करती है, ये आग भी पकड़ सकती है। आग भी पकड़ लेती है। इसलिए इससे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, होनी भी नहीं चाहिए आपको। वीडियो अगर अच्छा लगा ना, बिगड़ लाइक किए मत जाइएगा, है ना। थैंक यू सो मच।